हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का कथासार। इसमें हम ध्रुव स्वामिनी नाटक को संक्षिप्त में जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक विधा को नए आयाम प्रदान किए। उन्होंने प्रायः ऐतिहासिक नाटक लिखे। ध्रुव स्वामिनी भी एक ऐतिहासिक नाटक है, जिसे प्रसाद जी ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के बल पर एक रसमय साहित्यिक रचना में परिवर्तित कर दिया है। प्रस्तुत नाटक में प्रसाद जी ने इतिहास के घटनाक्रम में कुछ नई संभावनाओं को तलाशा है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था, परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए सर्वथा अयोग्य था। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी अथवा प्रेयसी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को सम्राट स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी भी धीरे धीरे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश करती रहती है, परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की सभी हदों को पार करते हुए अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के शिविर में जाता है और उसका वध करता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है तो एक सामंत रामगुप्त को देख लेता है और उसकी हत्या कर देता है। अंत में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट व ध्रुव स्वामिनी साम्राज्ञी बन जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक 3 अंकों में विभक्त है। प्रथम अंक रामगुप्त के शिविर में आरंभ होता है, दूसरा अंक शकराज के शिविर में प्रारंभ होता है तथा तीसरा व अंतिम अंक का पर्दा शक दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में उठता है और वहीं ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक को। रामगुप्त का शिविर ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। उसके पीछे पीछे एक पुरुष और एक लंबी स्त्री नंगी तलवार लिए चुपचाप आती है। वह स्त्री पहले काफ़ी समय तक कुछ नहीं बोलती, परंतु बाद में चंद्रगुप्त के विषय में ध्रुव स्वामिनी को सब कुछ बताती चले जाती है। वह ध्रुव स्वामिनी को चंद्रगुप्त के हृदय में ध्रुव स्वामिनी के प्रति छिपे प्रेम के विषय में तथा चंद्रगुप्त की दीनहीन दशा के बारे में बताती है। तभी वहाँ रामगुप्त का प्रवेश होता है। वह ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए ललायित है। उसे केवल एक ही चिंता बार बार सताती रहती है कि आज भी ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। उसी समय एक प्रहरी एक चिंताजनक समाचार रामगुप्त को सुनाना चाहती है, परंतु रामगुप्त का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं है। उसे यही चिंता सताती है कि ध्रुव स्वामिनी उसे दिल से नहीं चाहती। तभी अमात्य शिखर स्वामी शकराज के दूत का संदेश रामगुप्त को सुनाता है। वह रामगुप्त को बताता है कि शकराज ने एक संधि प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में शकराज ने अपने लिए ध्रुव स्वामिनी तथा अपने सामंतों के लिए
गुप्त साम्राज्य के सामंतों की पत्नियों की मांग की है। प्रस्ताव न मानने की स्थिति में शकराज आक्रमण करने और सब कुछ तहस नहस करने की धमकी देता है। कायर रामगुप्त तुरंत शकराज के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। ध्रुवस्वामिनी पहले इस बात का विरोध करती है, तत्पश्चात अनुनय विनय करती है, परंतु रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी की बातों को अनसुना कर देता है। जब चंद्रगुप्त को इस विषय में पता चलता है तो वह ध्रुवस्वामिनी के स्थान पर स्वयं शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेता है। रामगुप्त और शिखर स्वामिनी ध्रुवस्वामिनी को भी साथ जाने के लिए कहते हैं। अंत में चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी दोनों शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लेते हैं। यहीं पे इस नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। अब इसका द्वितीय अंक को देखते हैं। द्वितीय अंक शकराज के शिविर से प्रारंभ होता है। शिविर में शकराज की प्रेमिका कोमा दिखाई देती है। तभी शकराज हाथ में नंगी तलवार लिए हुए चिंतित भाव से वहां प्रवेश करता है। एक बड़े व्यग्र भाव से अपने दूत खिंगल के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कोमा को देखकर वह उससे बातें करने लगता है। वह अपने मन में चल रही उलझन से कोमा को अवगत कराना चाहता है। कोमा उसकी चिंता को शांत करने के लिए मदिरा का प्याला लेने चली जाती है। इसी बीच खिंगल प्रवेश करता है और शकराज को यह समाचार देता है कि रामगुप्त ने उसके दोनों प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। शकराज खुशी से झूमने लगता है। कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है और सारी बातें सुन लेती है। शकराज विजय का उत्सव मनाने के लिए अपने सामंतों को आज्ञा देता है। जब शकराज बड़ी अधीरता से ध्रुवस्वामिनी के आने की प्रतीक्षा करने लगता है, तब खिंगल शकराज को सूचना देता है कि पालकियां गई हैं और साथ ही वह यह भी बताता है कि ध्रुवस्वामिनी शकराज से अकेले ही भेंट करना चाहती है। कोमा शकराज को ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, परंतु शकराज उसकी भर्त्सना कर उसके हृदय को चोट पहुंचाता है। वह अपने धर्माचार्य मिहिर देव का भी अपमान करता है। मिहिर देव कोमा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। आरंभ में कोमा अभी मिहिर देव के साथ नहीं जाना चाहती, परंतु बाद में वह मिहिर देव के साथ चली जाती है। तभी ध्रुवस्वामिनी और ध्रुवस्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त आपस में वार्तालाप करते हुए प्रवेश करते हैं। दोनों स्वयं को ध्रुवस्वामिनी बताते हैं। शकराज दोनों के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। तभी चंद्रगुप्त द्वंद्व युद्ध के लिए शकराज को ललकारता है और शकराज का वध कर देता है। इसी के साथ ध्रुवस्वामिनी नाटक का द्वितीय अंक भी समाप्त हो जाता है। यदि बात करें इसके तृतीय अंक की, तो तृतीय अंक का आरंभ शक दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ में होता है। ध्रुवस्वामिनी मंच पर विराजमान है। तभी एक सैनिक आता है। वह उसे चंद्रगुप्त के घावों के विषय में पूछती है। तभी पुरोहित का आगमन होता है। वह महादेवी से स्वासत्यन के लिए कहता है, परंतु ध्रुवस्वामिनी स्वयं को महादेवी कहलाना नहीं चाहती। वह पुरोहित और उनके धर्मशास्त्रों की नारी की दयनीय दशा के संबंध में भर्त्सना भी करती है। पुरोहित कहता है कि वह अपने धर्मशास्त्र फिर से देखने की बात कहकर चला जाता है। मिहिर देव और कोमा रानी ध्रुवस्वामिनी से शकराज के शव को ले जाने की याचना चाहते हैं। महादेवी इसके लिए आज्ञा प्रदान कर देती है। तभी चंद्रगुप्त वहां पर प्रवेश करता है और कहता है अब उसका यहाँ रहना व्यर्थ है। इसी अंतराल में नेपथ्य ने कोलाहल सुनाई देता है और मंदाकिनी चंद्रगुप्त को यह सूचना देती है कि शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य मिहिर देव और उनकी पुत्री को राम गुप्त के सैनिकों ने मार डाला। इसी सामंत इस बात से शोक में भर उठते हैं। वह रामगुप्त के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं।
रामगुप्त अचानक प्रवेश करता है और यह सब सुनकर वह क्रोधित हो जाता है। रामगुप्त के संकेत से चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है। ध्रुवस्वामिनी इस बात का विरोध करती है। वह स्वयं को रामगुप्त की पत्नी मानने से इनकार कर देती है। क्रोध में भरकर रामगुप्त ध्रुवस्वामिनी को भी बंदी बनाने की आज्ञा देता है। चंद्रगुप्त इसे सहन नहीं कर पाता और अपनी बेड़ियां तोड़ देता है। अवसर देखकर शिखर स्वामी चंद्रगुप्त की ओर हो जाता है। मंत्री परिषद की बैठक होती है जिसमें सभी मंत्री व सामंत मिलकर ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त से तलाक लेने और चंद्रगुप्त से विवाह करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। दुखी होकर रामगुप्त चंद्रगुप्त पर धोखे से वार करना चाहता है, किंतु एक सामंत उसे देख लेता है और रामगुप्त का वध कर देता है। राजाधिराज चंद्रगुप्त व महादेवी ध्रुवस्वामिनी की जय के उद्घोष गूंजने लगते हैं और इस प्रकार ध्रुवस्वामिनी नाटक की समाप्ति हो जाती है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना नाटक ध्रुवस्वामिनी के कथा सार के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।